वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं इस चैनल पे क्लास 11 इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया, पूरा 2 कर लिया, और अब चैप्टर 3 हम देखने वाले हैं जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये हम देखेंगे। हमने पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था 1, सेकंड पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसको पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न हाउ डेटा इज कलेक्टेड, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग सर्वे, उसके बारे में हमने डिफरेंस समझा था। नाउ वी विल लर्न हाउ द डेटा विल विच यू कलेक्टेड आर टू बी क्लासिफाइड। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो कैसे क्लासीफाई होगा, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करोगे। आप जब अपने घर का अगर कबाड़ बेचते हो, ठीक है, जो भी कबाड़ होता है, जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको जब आप बेचते हो तो जो कबाड़ी वाला आपके घर आता है, आप उसको बस सामान ऐसे रख के दे देते हो। व्हाट ही डू इज उसको उन सामान को पहले ऑर्गेनाइज करता है। मतलब अगर वो न्यूज़पेपर लेता है तो न्यूज़पेपर का एक अलग से बंडल बनाता है, उसको अपने जो रिक्शा है, अपना जो भी उसका जो व्हीकल लाता है उसमें एक कॉर्नर में रख लेता है। फिर जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं उसको वो एक अलग सैक में रखता है, अलग कट्टे में रखता है। फिर जो भी प्लास्टिक होता है या टिन होता है उसको वो एक अलग अलग जगह रखता है। उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो वो ऑर्गेनाइज करता है। हम उसे रॉ डेटा देते हैं, कुछ भी देते हैं, कहीं पे भी कुछ पड़ा है, प्लास्टिक कहीं पे पड़ा है, तो वो उसे खुद ऑर्गेनाइज करके और उसको वे करके या तोल करके ले लेता है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं स्कूल्स में, तो लाइब्रेरी में जब हम लाइब्रेरियन से कोई बुक मांगते हैं तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ जाता है और वहाँ से वो बुक निकाल के देता है। सोचो अगर लाइब्रेरी की सारी बुक्स एक ही जगह पे रख दी जाए तो कितना टफ हो जाएगा उसमें से वो बुक निकाल पाना जो मांगी गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हाउस में भी, हम अपने घर में किचन में जाएंगे तो किचन में भी आपने देखा होगा सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाती हैं। बर्तन एक अलग जगह रखे जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एक अलग साइड में रखे जाते हैं। मसालों का डब्बा अलग रहता है। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है जिससे हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। तो डेटा के साथ भी ऐसे ही है। जब हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारी जो है काम जो करना चाह रहे हैं, हम जो उसका आउटपुट निकालना चाह रहे हैं या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं वो थोड़ा आसान हो जाए। रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा इज एन अनक्लासिफाइड डेटा, जिसको क्लासीफाई नहीं किया गया, जिसको कैटेगरीज में नहीं बांटा गया। अनक्लासिफाइड डेटा और हाईली अनऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है ना, सिंपल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स नोट करे, मैथमेटिक्स में कितने आए हैं। तो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं। ये स्टूडेंट 1 से चालू किया, रोल नंबर 1, और 100 रोल नंबर तक हमने मान लो उसको नोट किया। तो क्या हम बता सकते हैं इस डेटा को देख के कि इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं और कितने आए हैं, या लोएस्ट मार्क्स किसके आए हैं या कितने आए? ऑब्वियसली बता सकते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा उस हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को ढूंढना? ज़रूरी तो नहीं है हाईएस्ट मार्क्स 100 ही हो। क्या पता 80 हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में, जिससे हमें क्या पता लग जाए डेटा में लोएस्ट वैल्यू कहाँ पर मिलेगी और हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह के डेटा, इसको भी हम क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, दिस इज रॉ डेटा एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनक्लासिफाइड। This become more tedious when you have to take a very large data, say of 1000 students. ये काम अभी 100 स्टूडेंट्स में आपको भले ही आसान लगे, लेकिन जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ते जाते हैं ना, तो ये जो काम होता है ये बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर वाला काम हो जाता है इसको करना। तो क्यों ना डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया जाए। लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं। इट इज टीडियस टास्क टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अनक्लासिफाइड डेटा। बहुत ही मेहनत वाला काम है कि बहुत लार्जली अनक्लासिफाइड डेटा से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल पाना। द रॉ डेटा आर समराइज्ड एंड मेड कॉम्प्रिहेंसिबल बाय क्लासिफिकेशन। तो रॉ डेटा को क्लासिफाई करके समराइज करके हम क्या करते हैं, उसे कॉम्प्रिहेंसिबल बनाते हैं, उसको पढ़ने लायक, उसको समझने लायक हम बना देते हैं। व्हेन फैक्ट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, अंडरस्टैंडिंग दिस,
when facts of similar characteristics are placed in a same class। हम similar characteristic के facts को सेम क्लास में, जैसे कबाड़ी वाला सारे न्यूज़पेपर को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इट बिकम्स इजी टू लोकेट, मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ इन्फेरेंसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये सब काम कंपैरिजन करना, उस चीज़ को लोकेट करना, जैसे कि हमने बताया कि लाइब्रेरी में किसी बुक को ढूंढना, ये सब काम जो है थोड़े आसान हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो हाउ टू क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज रॉ डेटा, कैसे होगा ये काम, रॉ डेटा को क्लासीफाई ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज डन इन वेरियस वेज। इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग योर बुक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, यू कुड हैव क्लासिफाइड देम ऑथर वाइज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। आप क्लासीफाई किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको लाइब्रेरी में बुक्स रखनी है तो आप उसको सब्जेक्ट वाइज भी रख सकते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन या रैक में हिस्ट्री की बुक्स रहेंगी, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ज्योग्राफी की बुक रहेंगी, या इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैथमेटिक्स की बुक्स रहेंगी। या फिर आप उसे ऑथर वाइज भी क्लासीफाई करके रख सकते हो कि इस रैक में इस ऑथर ए की बुक्स रहेंगी, इस रैक में ऑथर बी की बुक रहेंगी। इस तरीके से भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पर्पस के ऊपर होता है कि आपका पर्पस क्या है डेटा ऑर्गेनाइज करने का। क्लासिफिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन, या हम उसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन के क्लासिफिकेशन से भी, मतलब किस ईयर में वो बुक पब्लिश हुई है उस हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर मेनी मोर वेज, ओके। तो द वे यू वांट टू क्लासीफाई देम डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से क्लासीफाई करना चाहते हो। अ रॉ डेटा कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सच अ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम किसी रॉ डेटा को क्लासीफाई करते हैं बाय टाइम कि 2011 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे क्लासिफिकेशन को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड स्पेशल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होता है, डेटा इज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू जियोग्राफिकल लोकेशन। हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसे क्लासिफाई करते हैं, सच एज कंट्री, स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है ना। उसे कहते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, when the data is to be classified according to the characteristic they possesses, these classification cannot be represented in the form of numbers। जब किसी क्लासिफिकेशन को इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, या किसी चीज को क्लासिफाई किया जाता है विद द कैरेक्टरिस्टिक दे पोजेस, उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेल होंगे या फीमेल होंगे, मेल में मैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे, फीमेल में मैरिड होंगी, अनमैरिड होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम नंबर से इनको नहीं दे सकते, नंबर डिनोट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया है, दिस इज क्वालिटी दे पोजेस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मेल एंड फीमेल पोजेस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन पोजेस। तो हम उस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या क्लासिफिकेशन, ठीक है। जिसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के वाइज क्लासीफाई होता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। लेट्स मूव अहेड। Quantitative classification is when the attribute of data or characteristic can be represented in the form of numerical values। जब हम किसी भी characteristic को numerical values में represent कर पाए, उस representation या classification को कहते हैं quantitative classification। For example, height, weight, age, income, etc। ठीक है ना, किसी की height आपने देखनी तो आप उसको numbers में quantify कर सकते हो, उसे कहते हैं quantitative classification। When it comes to quality, it is called qualitative classification, okay। Now let's understand what is variable। variable क्या होते हैं, what are variables? Characteristics which is capable of being measured and capable of change in its value from time to time। मतलब जो characteristic, whether it be qualitative, quantitative, spatial और chronological classification, किसी भी तरह का classification हो, ठीक है ना, किसी भी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक उसकी डिफाइन करें, अगर वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम चेंज हो, जैसे कि मान लो हाइट टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक या वेरिएबल कहा जाता है इन सब डेटा को।
ठीक है ना, वेट इज वेरिएबल, एज इज वेरिएबल, इनकम इज वेरिएबल, these all things are variable. ठीक है, वेरिएबल is the information which varies or change from time to time. Variable मतलब which varies, varies मतलब which changes, ठीक है, varies means change. तो the data which changes from time to time are called variables. There are basically two type of variables: continuous variables and discrete variables. Continuous variable are those which can take any numerical value, be it integral value, fractional value or non-fractional value. जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं तो हम सपोज कह रहे हैं कि इनकम की अगर हम बात करते हैं कि पर डे इनकम कितनी हो सकती है एक इंसान की, इट कैन बी फ्रॉम 0 टू एनी नंबर, ओके, बिटवीन में कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन, ठीक। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। अगर हम हाइट की बात करें, मान लीजिए क्लास 8 के बच्चों की हाइट है, क्लास 10th के बच्चों की हाइट, इट कैन बी एनीवेयर अराउंड 90 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है उस बीच। इट कैन ऑल्सो बी 89.99 सेंटीमीटर, इट कैन ऑल्सो बी 88.86 सेंटीमीटर, इट कैन बी एनी नंबर, वेदर इट बी फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन और एन इंटीग्रल वैल्यू। किसी की हाइट अगर 90 सेंटीमीटर एग्जैक्ट निकल जाती है, वो इंटीग्रल वैल्यू में आ जाता है। फ्रैक्शनल किसी की 90.5 आती है, नॉन फ्रैक्शन लाइक दिस 1.414, मतलब जिसका एंड ही नहीं है, वैसे वो होते हैं नॉन फ्रैक्शनल। तो ऐसे कुछ भी वेरिएबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, विच कैन कंटिन्यू एनी नंबर इट कैन टेक, ठीक है ना। तो 90 से 150 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है, नो गैप, देयर इज नो गैप इन बिटवीन। तो दीज वेरिएबल आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डेटा को आपने समझ लिया, डेटा कैन बी कंटिन्यूस, ओके। तो कंटिन्यूस वेरिएबल का और एग्जांपल देख लेते हैं, वेट, टाइम, डिस्टेंस, इट कैन बी कंटिन्यूस, एनी नंबर इन बिटवीन, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट वेरिएबल देख लेते हैं। अनलाइक कंटिन्यूस वेरिएबल, ये कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह नहीं है। द डिस्क्रीट वेरिएबल कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज, इसमें सिर्फ सर्टेन वैल्यूज हो सकती हैं। इट्स वैल्यू चेंज ओनली बाय फाइनाइट जंप्स, इट्स वैल्यू जंप फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर बट डज नॉट टेक एनी इंटरमीडिएट वैल्यू। वेरी सिंपल, ये कह रहा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज तो होते हैं, वेरिएबल ऑब्वियसली चेंज होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। तो वेरिएबल चेंज होते हैं, कंटिन्यूस में कोई भी पॉइंट वो अचीव कर सकता है, लेकिन डिस्क्रीट जो होते हैं वो नंबर टू नंबर चेंज होता है। सपोज दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, टुडे इट मे बी 28 स्टूडेंट्स, टुमारो इट मे बी 29, डे आफ्टर टुमारो इट मे बी 22, कोई एब्सेंट है, कोई प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो बढ़ता और कम होता रहेगा, बट इट कैन नेवर बी 28.5 स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होता है, देयर इज नो हाफ स्टूडेंट, ओके। तो ऐसे डेटा को, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक। अगर हम बात करें बच्चों की हाइट की उसी क्लास में, तो इट कैन बी एनी वे अराउंड फ्रॉम 90 टू 150 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर, ओके, इट कैन बी एनी नंबर। बट जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इट कैन बी ओनली सम इंटीग्रल पार्ट, 28, 29, 30, 31, बट नॉट 31.5, 31.25, नथिंग लाइक दैट। तो ऐसे वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं जो एक से दूसरे में जंप करते हैं और बीच में कोई उनमें चेंज नहीं आता, बीच का इंटरमीडिएट कोई भी वैल्यू वो नहीं लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ओके। डिस्क्रीट में भी फ्रैक्शनल हो सकते हैं, इंटीग्रल तो होते ही हैं, साथ ही साथ फ्रैक्शन, मतलब बट दिक्कत मतलब डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा, मान लो इट कैन बी लाइक x कैन बी 1/2 और 1/5, बट नॉट एनीवेयर बिटवीन 1/2 एंड 1/5, या तो x 1/2 होगा या 1/5 होगा, 1/2 और 1/5 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, जो या तो ये होगा या तो वो होगा, उसके बीच का कोई भी कंटिन्यूस नहीं होगा, देयर इज अ गैप, दिस इज अ गैप ऑफ इवन 1 नंबर, 0.5 नंबर, एनी गैप, बट देयर इज अ सर्टेन गैप। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हमने समझ लिया, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। वेरिएबल एक तो कंटिन्यूस होता है और एक डिस्क्रीट होता है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ा अभी डेटा किस किस तरह का होगा, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूस। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं
डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग वेरिएबल एज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, इनको हमें कंटिन्यूस या डिस्क्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट कैन बी एरिया? इज एरिया अ कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल? एरिया कैन बी एनी नंबर, ठीक है, बट एरिया अगर हम बात करें डिपेंड करता है हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। अगर कोई ब्रोकर आपके पास आता है और वो कहता है आपको कितना प्लॉट चाहिए, 1800 स्क्वायर फीट और 900 स्क्वायर फीट, ठीक है ना, तो या फिर इसके बीच का कितना भी चाहिए, तो जो भी आप बीच का सेलेक्ट करोगे इट कैन बी एनी नंबर। नो, इट कैन नॉट बी एनी नंबर। या तो आप 900 स्क्वायर फीट लोगे या 1000 स्क्वायर फीट लोगे, ऐसा तो आप बोलोगे ना 1000.21 स्क्वायर फीट, दिस इज वेरी इररिलेवेंट। तो एरिया कैन बी कंटिन्यूस एंड ऑल्सो कैन बी डिस्क्रीट। कंटिन्यूस कब होगा, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेशन डज मैटर, ठीक है। जब आप एक्सप्रेशन जनरली जो एरिया होता है कंटिन्यूस होता है। वैसे कंटिन्यूस क्यों होता है बता रहा हूँ। आप किसी लैंड को नापने जा रहे हैं, ठीक है, उसका साइज नापने जा रहे हैं, तो साइज कैन बी एनी वे अराउंड फ्रॉम सपोज 900 स्क्वायर फीट टू 1 एकड़, एनी नंबर इट कैन बी। तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस। बट जब आप खरीदने जाते हैं तो इट कैन बी डिस्क्रीट ऑल्सो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स कि आपने उस डेटा को किस तरीके से एक्सप्रेस किया है। एक्सप्रेशन डज मैटर। वॉल्यूम, वॉल्यूम की भी बात करते हैं। हाउ मच मिल्क डज अ काउ गिव इन अ डे, इट कैन बी कंटिन्यूस। cow can give 2 liter, cow can give 5 liter, cow can give any amount in between, ठीक है, from 2 to 5 liters, तो it can be 3.79 liters also, ठीक। तो कंटिन्यूस है। बट जब हम बात करते हैं कि आप अगर दूध खरीदने जा रहे हैं शॉप से, तो शॉप से आप या तो 1 लीटर दूध लेंगे या फिर आप उससे 2 लीटर दूध लेंगे, 1.5 लेंगे। बट आप उससे कभी शॉप से ये नहीं कहते हैं कि गिव मी 1.289 लीटर्स दूध, वो खुद शॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो डिस्क्रीट हो जाता है। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन मैटर करता है। सेम गोज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज जनरली कंटिन्यूअस, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट कि क्या टेम्परेचर, एक किसी का अगर बुखार आता है किसी को, तो उसका क्या टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी एनी वे अराउंड फ्रॉम 98 to 102, एनी नंबर। और इफ यू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 100। सो टेम्परेचर इज समथिंग लाइक कंटिन्यूस, ओके। तो टेम्परेचर में ऐसा कुछ है नहीं कि हम कहें कि या तो वो 110 होगा या 120 होगा, ठीक। इफ यू टॉक अबाउट लीव इट। नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस, डाइस में जो नंबर अपीयर होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, ठीक। व्हाई दे आर डिस्क्रीट? सपोज दैट यू आर रोलिंग अ डाइस, ओके, तो उसमें 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या कोई नंबर 5.5 आ सकता है? नहीं। तो इट हैज़ टू टेक अ जंप फ्रॉम 1 to 2 और 1 to 5, तो नो इन बिटवीन, मतलब 1 और 5 के बीच में 3 नंबर हैं, 2 3 4, उनके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, ठीक है ना। क्रॉप यील्ड, आपने कितनी क्रॉप यील्ड करी, ठीक है, इट कैन बी कंटिन्यूस, क्योंकि क्रॉप आप कितनी भी यील्ड कर सकते हैं। यील्ड की बात बोल रहा है, यील्ड तो कितना भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनी नंबर, एनी केजी, ठीक, दिस इज कंटिन्यूस। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज समथिंग लाइक इन नंबर्स, या तो ये फुल में ही होगा। ये पॉपुलेशन कभी हम ये नहीं कहते कि 2000 पीपल या 20,000 पीपल। पॉपुलेशन कभी हम ये नहीं कहते या 2000.5 पीपल, 2000.6 पीपल। इट इज़ ऑलवेज इधर 2000 पीपल, 2001 पीपल, 2003 पीपल, ठीक है। तो इट इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। रेनफॉल, इट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। रेनफॉल ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्क्रीट होगी, या तो इतनी होगी या तो उतनी होगी, इट कैन बी एनी नंबर। नंबर ऑफ कार्स इन द रोड, number of cars on the road, it is discrete, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स डेफिनेट रहेगा,
पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेगा, मिडिल की वैल्यू नहीं लेगा। एज, नाउ एज इज अ डिस्क्रीट वन. In general, I'm talking, it is a discrete one. Suppose if we are, age is a time factor and time can be continuous. Okay, अगर हम उस सेंस में देखें एज को एज अ टाइम फैक्टर देख रहे हैं तो कंटिन्यूस होता है टाइम. ठीक है, टाइम मतलब आपको यहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कितना टाइम लगेगा? इट कैन बी एनी नंबर. ओके, मिडिल फ्रैक्शन भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं कि एक ही घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा, ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है. इट कैन बी 30 मिनट 22 सेकेंड्स, इट कैन बी 30 मिनट 23 सेकेंड्स, 25 मिली सेकेंड्स, मिडल का कोई भी नंबर हो सकता है. तो लेकिन एज में ऐसा नहीं है. एज जनरली हम किसी से एज पूछते हैं तो वो इंटीग्रल नंबर बताता है. मतलब आइदर ही टेल्स कि मेरी एज 18 है, 17 है, 16 है. कोई नहीं कहता कि 16.5 एज है, या कोई नहीं कहता कि 16.5, 16.2, कोई ऐसे नहीं बताता. इट इज़ अ डिस्क्रीट फैक्टर. तो इन सब को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में एक्चुअली फ़र्क है क्या. ठीक है ना. अब देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासीफाई रॉ डेटा ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल. ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल का जो रॉ डेटा है उसको क्लासीफाई करने का कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इट शोज हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट क्लासेस अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये बताता है कि आपका डेटा किधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, किस क्लास में ज़्यादा. क्लास क्या होता है एक्चुअली? सपोज हमने रॉ डेटा लिया. ठीक है, यही वाला डेटा देख लेते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे कितने बच्चों के 0 to 10 नंबर्स आए, तो उसके हम पूरा एक नंबर निकालेंगे. मतलब 2 बच्चों के हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2. और क्लास क्या हो जाएगी? 0 to 10. कितने बच्चों के 10 to 20 नंबर्स आए हैं, तो मान लीजिए 5 बच्चों के आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 एंड क्लास हो जाएगा 10 to 20. तो दिस इज हाउ इट गोज. तो क्लास मतलब रेंज या इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी मतलब यू नो कि कितना टाइम अकर हुआ है, कितना ऑफन वो चीज़ हुई है. क्लास फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास में कितना नंबर ऑफ वैल्यूज है. किसी क्लास में 0 to 10 की अगर बात करें, कितने वैल्यू हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हैं ऐसे जिनके 0 to 10 नंबर्स आए हैं, तो वो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, in the class of 30 to 40 we find 7 values of mark from raw data. जो raw data पीछे है, अगर इसमें हम 30 to 40 के बीच के नंबर्स देखते हैं, वो 7 बच्चों के हैं. ठीक है, तो 7 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड 30 to 40 will be a class. But you might be wondering why 40 is not considered, which occur twice. The frequency would have been 9. ओके, तो यहाँ पे कह रहा है 30 to 40 के बीच में 7 नंबर्स हैं, तो ये कह रहा है कि 40 2 बार अकर हुआ है. ठीक है, उसे हमने कंसिडर ही नहीं किया. अगर हम उसे कंसिडर करते 40 को, तो हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आती? 9. 7 तो थी इसके बीच की, 40 को 2 बार और कंसिडर करते तो 2 और हो जाती. क्या होता है जनरली जब हम क्लास फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो हम 30 to 40 का रेंज ले रहे हैं, तो हम इसमें जो अपर लिमिट है ऊपर वाली 40, उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम इंक्लूड नहीं करते फ्रीक्वेंसी में. मतलब 30 to 40 में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39. 40 को इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, फिर ये 40 कहाँ इंक्लूड होता है? ये नेक्स्ट क्लास में 40 to 50 क्लास में 40 को इंक्लूड करते हैं और 50 को हम एक्सक्लूड करते हैं. ठीक है, तो ये जो बात बोली यहाँ पे, you might be wondering why 40 is not considered, which occurred twice. The frequency would have been 9. अगर आपने 40 को कंसिडर किया होता तो फ्रीक्वेंसी 7 से 2 और बढ़ जाती है और वो 9 हो जाती है. अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज नॉट इंक्लूडेड. वही मैंने बात बताई कि अपर लिमिट है जो वो इंक्लूड नहीं होती. ईच क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज बाउंडेड बाय क्लास लिमिट. हर क्लास की क्लास लिमिट्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट. कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा इस क्लास में
मिलेगा। लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड लोअर लिमिट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड अपर लिमिट। ठीक है। सो नेक्स्ट, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। विड्थ मतलब कितनी चौड़ी क्लास है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके। क्लास मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है? क्लास के बीच का पॉइंट, मतलब उन दोनों के बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क भी इसे कहते हैं, क्लास मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहा जाता है। इसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो आपका मिडिल पॉइंट आ जाएगा। जैसे 30 और 40 के बीच का मिडिल पॉइंट क्या है? 35। कैसे आएगा वो? 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, यानी 70 डिवाइड बाई 2, जो कि आ जाएगा 35। क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लास। क्लास मार्क हम का यूज क्यों करते हैं? क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि जैसे यहाँ पे 0 to 10 क्लास बोलते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लास मार्क 5 में क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, इस तरीके से भी इसे बोल सकते हैं। अब देख लीजिए क्लास क्या होता है। क्लास ये चीज़ होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम इन दिस क्लास। 0 to 10 में कितने आइटम है? 1। 10 to 20 में कितने आइटम है? 8। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। लोअर क्लास लिमिट ये वाली सारी, ठीक है। इस क्लास की लोअर लिमिट है 0, इसकी है 10, इसकी है 20 एंड सो ऑन। ठीक है। अपर लिमिट अपर वाली, इसकी 10, इसकी 20, इसकी 30 एंड सो ऑन। ठीक है ना। क्लास मार्क मैंने बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25। तो ऐसे क्लास मार्क निकाली जाती है। क्लास विड्थ मैंने बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस। 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10। तो ये पूरी 10 आ रही है। तो ये है जो इक्वल क्लास इंटरवल है। ठीक है, सेम है क्लास में, यानी क्लास इंटरवल सेम है। तो ये हमने देखा और सीखा कि क्लास क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होती है। तो अब हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना आ गया। अगर हमें वैसा रो डेटा मिल जाएगा तो हम पहले क्लासेस बनाएंगे, किस फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट लिखेंगे, क्लास मार्क लिख पाएंगे, क्लास की विड्थ हम जान पाएंगे। ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर 40 to 50 के बीच के नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो वी नो 21 बच्चों के 40 to 50 में बीच में मार्क्स आए हैं। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी का डेटा लेके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कुछ ऐसा 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 कर्व आता है। ठीक, जब ग्राफ में बनाते हैं तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रिपेयर हो? वाइल प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग 5 क्वेश्चन नीड टू बी एड्रेस्ड। कौन से 5 क्वेश्चन? लेट्स सी देम। 5 क्वेश्चन है कौन से? शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल? जो हम फ्रीक्वेंसी जब डिसाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा क्लास का साइज इक्वल है या अनइक्वल है। यहाँ पे हमारी सब सारी क्लास का साइज इक्वल है, क्लास विड्थ जो है पूरी इक्वल है। ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू सिचुएशन वेयर अनइक्वल साइज इंटरवल आर यूज्ड। दो जगह तो अनइक्वल साइज इंटरवल यूज होता है। ठीक है, पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? फर्स्ट, व्हेन वी हैव डेटा ऑन वेरिएबल व्हिच हैव हाई रेंज। जब हमारे पास डेटा ऐसा होता है जिनकी हाई रेंज होती है, वहाँ पे अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, मतलब जो इनकम जैसी वेरिएबल हैं, इनका डेटा 0 से कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर डे इनकम किसी की 0 से लेके लाख करोड़ करोड़ लैक्स भी हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी की इनकम इतने से इतनी ही हो। ठीक है ना। वाई? बिकॉज ऐसा क्यों है कि इनकम जैसे वेरिएबल को हम अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? बिकॉज इफ द क्लास इंटरवल आर मॉडरेट साइज एंड इक्वल, देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस। क्योंकि ऐसे डेटा का अगर हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा डेटा है
उनका क्लास इंटरवल इक्वल बनाएंगे तो इतनी सारी क्लासेस हमें बनानी पड़ेगी कि हम थक जाएंगे। हम उन क्लासेस को ही एक रॉ डेटा की नज़र से देखने लगेंगे क्योंकि इतनी सारी क्लासेस है। हमेशा चीज़ों को कंडेंस करके अगर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नहीं कहा जाता है। तो चीज़ों को जितना कंडेंस करके या समराइज करके हम दे सके वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इफ क्लास इंटरवल आर लार्ज we would tend to suppress information on either very small level और high level of income। अगर क्लास जो इंटरवल है वो लार्ज हो गया, ठीक है, मतलब सपोज कीजिए आपने क्या करा, पहले तो क्लास इंटरवल छोटा या मॉडरेट साइज का बनाने की सोचा तो क्लासेस बहुत सारी हो जाएंगी। अगर क्लास इंटरवल का साइज जो क्लास विड्थ है उसका साइज आपने चौड़ा कर दिया या बड़ा कर दिया तो क्या होगा, क्लासेस तो कम बनेंगी लेकिन जो हम स्मॉलर लेवल की इनकम है या बहुत हाई लेवल की इनकम है उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। सपोज हमने 10,000 से 50,000 का डेटा एक ही में लिखा तो 10,000 वाले ऑब्वियसली बहुत कम कमा रहे हैं और 50,000 वाले ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। उनको एक ही जगह रखना इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। 10 से 15 या 20 तक हम रख सकते हैं एक क्लास, तो वो एक मॉडरेट साइज का क्लास होता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक रियल नंबर्स मिलते हैं, एक असलियत प्रैक्टिकलिटी या रियलिटी के पता लगता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन कौन सी है जहाँ पे अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल यूज होता है? इफ द लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट of the range, equal class intervals would lead to lack of information on many values। ठीक है। कह रहा है अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा जो है जो वैल्यू है, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू है वो एक ही छोटी पार्ट पे कंसंट्रेटेड है, मतलब ज़्यादातर लोग, मान लीजिए इनकम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पूरे कंट्री की इनकम, तो जो देश के बहुत अमीर लोग हैं वो कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है अमीर, तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो एक छोटे से क्लास इंटरवल में आते हैं। मतलब उनकी क्लास इंटरवल अगर बनाएंगे तो 10 to 30 या 10 to 100 लोगों में से है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी करीब कितनी है, 135 करोड़ अभी। ठीक है। तो क्या ये सही रहेगा अगर हम उनको उस कैटेगरी में डालें? मान लो हमने क्लास बना दिया 1 करोड़ to 2 करोड़, उस कैटेगरी में अगर वो लोग आ जाए तो ऐसा लगेगा कि 2 करोड़ लोगों की इनकम तो बहुत अच्छी है, मतलब हमारे कंट्री में, जबकि एक्चुअली क्या है, 100 लोग ही ऐसे हैं जिनकी इनकम अच्छी है। तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन की मिसलीडिंग हो जाती है। ठीक है ना। एक्चुअल डेटा कुछ और होता है और हमें इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन इन स्मॉल पार्ट है उसकी वजह से एक मिसगाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वहाँ पे हमें अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमें सिर्फ 0 to 100 का एक अलग से क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कि 100 ही लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, बाकी लोगों की तो नॉर्मल से क्लास इंटरवल बन जाएंगे। इन ऑल अदर केसेस इक्वल साइज इंटरवल आर यूज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी अदर केसेस में इक्वल साइज ऑफ इंटरवल्स यूज होते हैं। ठीक है। सिर्फ इन दो सिचुएशन में ही अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल यूज होते हैं। पहला कौन सा, जब वेरिएबल की हाई रेंज होती है। दूसरा कौन सा, जब स्मॉल पार्ट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्लासेस शुड वी हैव? क्लासेस कितनी होनी चाहिए? देखो, जनरल क्लासेस 6 से 15 तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्लासेस भी अच्छी नहीं होती हैं, और बहुत 6 से कम क्लासेस भी बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है। द नंबर ऑफ क्लासेस इज यूजुअली बिटवीन 6 एंड 15। 6 से लेके 15 तक कितनी भी क्लासेस आप रख सकते हैं। इन केस वी आर यूजिंग इक्वल साइज इंटरवल, अगर हम इक्वल साइज इंटरवल यूज कर रहे हैं, यानी 20 का इंटरवल मान लो या 10 का इंटरवल मान लो, देन नंबर ऑफ क्लासेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेंज। मतलब टोटल कितना डेटा है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग बाय द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इससे हम डिवाइड करते हैं, कैसे देख लेते हैं। सपोज हमारा ये डेटा है, इसमें 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, 100 स्टूडेंट्स के डेटा है।
तो रेंज कितनी हो गई 100, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही रेंज होती है। अब हमें क्लास इंटरवल 10 का बनाना है, ठीक है, जो क्लास विड्थ रहेगी 10। तो अगर हम 100/10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। तो हम एक क्लास कितनी रखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, और नंबर ऑफ क्लासेस भी कितनी बनेंगी 10। देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 0 to 10 क्लास विड्थ सेम है, 0 to 100 रेंज हो गई, और कितनी क्लासेस बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर हम क्लास विड्थ बढ़ा के 20 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी 0 to 20 की एक क्लास रहेगी। तो 100/20 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 क्लासेस होंगी, यानी 0 to 20 का एक क्लास होगा, 20 to 40 का एक क्लास होगा, 40 to 60 का एक क्लास होगा, 60 to 80 का एक क्लास होगा, और 80 to 100 का एक क्लास होगा। तो 5 क्लास होंगी, ठीक है ना। तो क्लासेस कितनी बनानी है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम देख सकते हैं, वरना हम क्या करते हैं जनरली जो है 6 से 15 नंबर्स के बीच में क्लासेस बनाते हैं। यहाँ पे हमने जो क्लासेस बनाई ये 10 क्लास है, ठीक है, 6 और 15 के बीच में ही। तो ये डेटा एक अच्छा डेटा माना जाता है जो 6 से 15 के बीच में क्लासेस रहती है। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच क्लास, ईच क्लास का साइज कितना होना चाहिए। इसका आंसर आपको तभी मिल जाएगा अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मतलब देखो, अगर हमें 10 क्लास बनानी है तो हमें साइज मिल जाएगा, अगर हमें साइज पता है तो हमें क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो हमें साइज के बारे में पूछा ना, साइज ऑफ ईच क्लास, तो मान लीजिए हमने 10 क्लास बनानी है और 100 डेटा है, तो 100/10 10, यानी हर क्लास का साइज होगा 10, ठीक है ना। हमने मतलब या तो हमें ये पता हो तो ये निकल जाएगा, या ये पता हो तो हमें ये निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक चीज़ हमारा पहले से डिटरमाइंड होना चाहिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। गिवन द रेंज ऑफ वेरिएबल we can find or determine number of classes once we decide the class interval or size of the class. Thus we can find that these two decisions are interlinked. We cannot decide one without deciding other, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास सपोज 10 है, वैल्यू ऑफ रेंज 100 है, तो इंटरवल कितना हो जाएगा 100/10 10 हो जाएगा, सिंपल है। हाउ शुड वी डिटरमाइन द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट को कैसे डिटरमाइन किया जाए। क्लास लिमिट शुड बी डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट होनी चाहिए, ये तो पक्का है। एंड क्लियरली स्टेटेड, जनरली ओपन एंडेड क्लासेस सच एज 70 और अबव और लेस देन 10 आर नॉट डिजायरेबल, ठीक है, ये डिजायरेबल नहीं होती। हम क्लास लिमिट जब भी हम डिसाइड करते हैं तो वो क्लोज एंडेड होनी चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम ऑफ 70,000 एंड अबव कितने लोग हैं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, या 70 और बिलो बहुत लोग आ जाएंगे। कोई क्लास होनी चाहिए 70 to 80,000, ये क्लास होती है, पर्टिकुलरली डिफाइंड होती है कि इस रेंज के अंदर ही डेटा हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी प्रेफर्ड नहीं होता है, रिकमेंडेड नहीं होता कि आप ओपन एंडेड क्लास बनाओ 70 और अबव लेस देन 10। बट अगर है ऐसा डेटा तो हम उसको चेंज करके उस सेंस में ला सकते हैं, कंटिन्यूस और उसमें वेरिएबल्स और डिस्क्रीट में, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी क्लास लिमिट, वो ऐसे डिसाइड होती है कि आप डेफिनेट बनाओ। टाइप ऑफ इंटरवल देख लेते हैं, एक होती है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, इन दिस केस वैल्यूज इक्वल टू लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास आर इंक्लूडेड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सेम क्लास, ठीक है। मतलब 0 के बराबर डेटा कितना है, 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है और 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक ही क्लास में डिफाइंड होती है। 11 की फ्रीक्वेंसी वाले और 20 की फ्रीक्वेंसी वाले वो भी सेम क्लास में डिफाइंड होगा। हमने जब पहले देखा था, हमने बात की थी यहाँ पे कि अगर हम 40 को भी इंक्लूड करते, मैंने बोला था कि 30 से 40 के बीच का रेंज का डेटा होता है तो हम 40 को एक्सक्लूड करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। लेकिन जो इंक्लूसिव होता है उसमें 40 भी इंक्लूडेड होता है उसी क्लास में, इसीलिए उसे नेक्स्ट क्लास में नहीं होता है। तो इंक्लूसिव डेटा होता है तो 0 to 10, तो 10 to 20 इसीलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी 10 हमने इंक्लूड कर दिया है,
यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे जैसे कि इसमें हुआ है तो 0 to 10, यहाँ पे 10 एक्सक्लूडेड है इसलिए नेक्स्ट क्लास में उसे इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव क्लास डेटा इंटरवल कैसे होते हैं, 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 सीक्वेंस ब्रेक होता है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होते हैं, इन दिस केस एन आइटम इक्वल टू आइदर द अपर और लोअर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, ठीक है। यहाँ पे या तो हम लोअर क्लास को एक्सक्लूड करते हैं या अपर क्लास को, कोई भी हमारी चॉइस होती है, वो डिपेंड करता है। तो हम हो सकता है 10 to 20 का अगर हम क्लास देख रहे हैं तो हम हो सकता है 10 वाले डेटा को प्रीवियस क्लास में हमने इंक्लूड किया इसलिए इस क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन 20 को इसी क्लास में कर रहे हैं, या इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, 20 को इस क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहे लेकिन 10 को इंक्लूड कर रहे हैं, 20 को अगले क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे डेटा को कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, जिसमें एक्सक्लूड किया जाता है डेटा को, ठीक है। यहाँ पे हमने 20 को एक्सक्लूड कर दिया, सिंपल है। तो ये डेटा एक तरीके से कंटिन्यूस डेटा होता है और ये डिस्क्रीट होता है, क्योंकि देखो 10 से 11 के बीच का नंबर इसमें नहीं आ पाएगा। यहाँ पे 0 to 10 है और 10 to 20 है, तो 0 to 10 के बीच का आ जाएगा और यहाँ पे 10 से 20 के बीच का आ जाएगा, तो कोई बीच में गैप ही नहीं है, यहाँ पे गैप है। तो ये एक तरीके से डिस्क्रीट क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, इसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल भी कहा जा सकता है, ठीक है। In case of discrete variable, both exclusive and inclusive class interval can be used. Discrete वाले में हम दोनों यूज कर सकते हैं, ये वाला भी ये वाला भी। डिस्क्रीट है तो यहाँ भी काम कर जाएगा यहाँ भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर हमारा कंटिन्यूस डेटा है तो कंटिन्यूस में इंक्लूसिव ही यूज होता है, कंटिन्यूस में हम सिर्फ याला ही यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों करते हैं। एक्चुअली कंटिन्यूस में ये नहीं यूज होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस में, लेकिन अगर आप देखोगे डेटा आपको यही मिलता है, उसको कैसे ठीक करते हैं वो भी हम देख लेंगे। अब हमने बात करी जो एक यहाँ पे कंटिन्यूस में इंक्लूसिव यूज होता है, आर यूज वेरी ऑफन, बट दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो अगर आपको ऐसा डेटा मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसकी क्लास इंटरवल को एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, कैसे करेंगे? A close observation of the inclusive method would show that though the variable income is a continuous variable, no such continuity is maintained when classes are made, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है अगर हमारा डेटा कंटिन्यूस है। 800 to 899, 900 to 999, यानी 899 और 900 के बीच में ₹1 का तो गैप है, यानी इसके बीच वाले इनकम को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं है कहीं से भी। तो हम इस डेटा को कंटिन्यूस किस तरीके से बनाते हैं? वी फाइंड गैप और डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास के बीच में एक डिफरेंस मिला हमें ₹1 का, गैप ऑफ 1। देन हाउ डू वी इंश्योर कंटिन्यूटी? तो इसमें कंटिन्यूटी कहाँ से आ गई? ठीक है, बाय एडजस्टिंग क्लास इंटरवल हम कंटिन्यूटी लाते हैं, ठीक है। कैसे लाएंगे? अब यहाँ पे इनकम की बात कर रहा है, मैंने बताया था इनकम कंटिन्यूस डेटा होता है, तो यहाँ पे तो इन्होंने डिस्क्रीट बना के रख दिया इनकम को, तो हम इसको अब क्लास इंटरवल को एडजस्ट करेंगे, तभी इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? हाउ? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, इस क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट का बीच का डिफरेंस, जो कि हमारे केस में 1 है, ठीक है। डिवाइड द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय 2, जो डिफरेंस आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 1/2 हो जाएगा 0.5, जो 0.5 आ गया। सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2, मतलब ये वाला, फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ ऑल क्लास, सारे क्लास के लोअर लिमिट से जो ऑब्टेन हुआ है मेरे रिजल्ट उससे माइनस कर दो, यानी 800 में से 0.5 माइनस कर दो, 900 में से 0.5 माइनस कर दो, 1000 में से 0.5 माइनस कर दो, एंड सो ऑन, सारी लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दो, जो हमारा रिजल्ट 2 में आया। एंड फोर्थ स्टेप है एड द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम 2, यानी 2 मतलब सेकेंड नंबर, फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ ऑल क्लास, मतलब इसको अपर लिमिट सारी क्लास के अपर लिमिट में प्लस कर दो, मतलब इस डेटा को सारी क्लास की लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट से प्लस करना है, यानी 899 में प्लस 0.5 कर दो, 999 में प्लस 0.5 कर दो, एंड सो ऑन। तो हमारा डेटा किस तरीके से दिखेगा? डेटा हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 799.5 माइनस कर दिया क्योंकि हमने, ठीक है, और
899.5 प्लस कर दिया। अब देखो पहले डेटा था 800 टू 899, 800 में से 0.5 माइनस किया तो 799.5 और 899 में 0.5 ऐड किया तो 899.5 और हमने पूरे सारे डेटा को इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो डेटा क्या बन गया, जो क्लास इंटरवल है वो क्या हुई, कंटिन्यूस 799.5 टू 899.5। अब क्या इसमें कोई गैप है, 899.5 से स्टार्ट हुआ है और 999.5 एंड हुआ है, फिर से 999.5 से स्टार्ट हुआ है 1099.5 में एंड हुआ है एंड सो ऑन, कंटिन्यूटी दिख गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजस्ट करके बना सकते हैं डेटा को कंटिन्यूअस, मतलब क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हाउ शुड वी गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगेगी। Frequency of an observation means how many time that observation occurs in the raw data। Frequency मतलब क्या होता है कि वो डेटा, वो जो रॉ डेटा है वो कितनी बार अकर हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मतलब कितने बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, अगर हम रॉ डेटा की बात करते हैं कितने बच्चों के इसमें 100 मार्क्स आए हैं, 100 है यहाँ पे, इस लाइन में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एंड यहाँ पे एक बच्चे के 100 आए हैं, तो एक ही बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं, तो कितनी बार 100 रिपीट हुआ, एक ही बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 1। ठीक है, और ऐसे ही और चीज़ों को, तो यहाँ पे मैंने देखा इन टेबल वी ऑब्जर्व 40 अकर्ड थ्राइस, 40 3 बार आया है। ठीक है, देख लेते हैं 40 यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक बार 40, दूसरी बार 40, एक बार यहाँ आया है 40, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ पे आया है, इफ यू कैन नोटिस। ठीक है, 3 बार 40 आया हुआ है, तो 40 3 बार अकर हुआ है यहाँ पे। 0 एंड 10 अकर्स ओनली वंस। ठीक है, 100 भी एक ही बार अकर हुआ है, 49 अकर 5 टाइम एंड सो ऑन, और भी डेटा है। ठीक है ना, तो हमने उसका डेटा लिख लिया, 40 कितनी बार आया 3 बार, तो 40 डेटा है, फ्रीक्वेंसी है 3। 0 एक बार आया है, 10 एक बार आया है, 49 5 बार आया है। But when data are grouped into classes, the class frequency refer to the number of value in a particular class. The counting of class frequency is done by tally mark against particular class. तो क्लास फ्रीक्वेंसी की जो हम काउंटिंग करते हैं कैसे करते हैं, टैली से, एक टैली, इसे टैली कहते हैं, जो मार्क दिख रहा है आपको इस तरीके से, इसे टैली कहते हैं। टैली कैसे होता है, 0 to 10, जब हम नॉर्मली इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, लेकिन जब हम क्लास सीरीज की बात करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल्स आते हैं, वहां पे हम टैली मार्क को यूज करते हैं। जैसे 0 to 10 कितने हैं ऑब्जर्वेशन, 0, तो टैली कितना हो गया 1, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1, टैली इस तरीके से, और क्लास मार्क हमने निकाल दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, 10 to 20 कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो टैली कैसे यूज होता है, जब हम 4 तक तो यूं करेंगे 1 2 3 4, जब 5 होगा तो इसे कट कर देंगे, मतलब ये 5 हो गया, फिर 6 7, अगर ये 10 होता 8 9 और एक बार कट कर देते 10, इस तरीके से हो जाता, 15 होता तो इस तरीके से 3 बार हमने लिखा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, हम काउंट भी तो कर सकते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जब हम ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, 10 आया हमने लिख दिया, एक लाइन कर दी, फिर हमने ढूंढा 10 के बाद 14 आया, 14 लिख दिया, एक लाइन और खींच दी, ऐसे करते करते, क्योंकि हम बार बार काउंट करके फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते। ठीक है ना, पुराने टाइम में ये यूज़ होता था, तो हमने जब एक बार कर दिया तो ऐसे कट कर दिया, दूसरी बार कर दिया ऐसे अगर मान लीजिए डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, मतलब 55 वो है 55 ऑब्जर्वेशन है 10 to 20 में, तो क्या होगा, तो हमको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 55 तक काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम टैली मार्क देखेंगे ना, तो टैली मार्क हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 1 2 3 4 5 6, हम क्या करना है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नंबर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमें पता लग जाएगी। तो टैली एक तरीके से काउंटिंग को कन्वीनियंट बना देती है। हमने इस तरीके से अगर किसी चीज़ को करा, हमें पता है 5 है, ठीक है, मतलब हमने इसको और कंडेंस कर दिया, इस डेटा को और कंडेंस कर दिया, तो 5 5 5 5 5 कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 55 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से टैली यूज़ होता है और इसीलिए टैली यूज़ हुआ था, ठीक है ना, आज भी टैली यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक टॉपिक और है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्या होता है जब हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन की लॉस होता है इंफॉर्मेशन। मतलब हम सोचने लग जाते हैं कि 0 to 10 या फिर 10 to 20 कितने मार्क्स हैं, 7 लोगों के 10 to 20 के बीच में मार्क्स हैं, 7 बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं 10 to 20 के बीच में कितने मार्क्स होंगे, तो क्लास मार्क का यूज़ करते हैं। क्लास मार्क इन दोनों का एक तरीके से एवरेज होता है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, जो कि 15 आया। यानी हम यू अज्यूम करके चलते हैं कि क्लास में 7 बच्चों के तो 15 मार्क्स आए, तो वो एक हमें ऐसा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो एक वैलिड आंसर है? नहीं ना, क्योंकि 7 बच्चों के 15 नहीं है, किसी के हो सकता है 19 मार्क्स आए हों, विच इज़ 4 मार्क ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लैक हो जाती है, लॉस हो जाती है जब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास मार्क को, ठीक है, तो ये एक दिक्कत आती है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो हम क्लास मार्क को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर होता है। तो ये एक डाउन साइड है इस चीज़ का, बट है तो है, ठीक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास। अनइक्वल क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? वैसे ही 20 to 30, 30 to 40, मान लो 40 to 45। यहाँ पे अभी तक क्लास इंटरवल 10-10 का चल रहा था, 5 का चलने लग गया, फिर से 10 का आ गया, अगर आप नोटिस कर पा रहे। अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो हमने डेटास लिख दिए, फ्रीक्वेंसीज लिख दी, टैली मार्क यहाँ पे लगाना था, मैंने नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा नंबर से 6 7, तो हमें ये पता लग रहा है फ्रीक्वेंसीज है, तो हमने क्लास मार्क यूज़ किया। यहाँ पे क्लास मार्क इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हमारा क्लास इंटरवल है, इनका तो बीच में आएगा, इनका ही बीच में आएगा, इनका भी बीच में आएगा, लेकिन और भी कंडेंस नंबर आएगा और प्रिसाइज नंबर आएगा। जितना आपका ज़्यादा बड़ा क्लास इंटरवल होगा, क्लास मार्क उतना फॉल्स रिप्रेजेंट होगा। 20 to 30 का क्लास मार्क आता है 25, एकदम बीच में, लेकिन 40 to 45 का 42.5, जो कि अगर किसी के 40 आए हैं उसको 42.5 मार्क्स बोलना भी ठीक है, किसी के 40 या 5 आए हैं उसको भी 42.5 मार्क्स बोलना ठीक है, लेकिन किसी के अगर 20 मार्क्स आए हैं उसको 25 मार्क्स बोलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जितना छोटा रहता है, क्लास मार्क उतना अच्छा से रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक है ना। तो हम क्लास मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं अनइक्वल में इस तरीके से, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है? So far we have discussed the classification of a continuous variable using examples and table. अभी तक हमने continuous variable का classification सीखा। क्या हमने सीखा discrete variable को कैसे classify करेंगे? नहीं सीखा ना। For discrete variable the classification of its data is called frequency array. तो discrete variable का classification जब होता है उसे कहते हैं frequency array, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी अरे ऑफ द साइज ऑफ हाउस होल्ड। साइज ऑफ हाउस होल्ड है मान लो 1 2 3 4 5 6 7, एनी नंबर ऑफ एनी कोई भी नंबर हो सकता है। 2 है साइज ऑफ हाउस होल्ड, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हो गए? 15, ठीक है। तो साइज ऑफ हाउस होल्ड मतलब मान लीजिए 2 BHK 3 BHK एंड सो ऑन। कितने 2 BHK हैं? 15। कितने 1 BHK? 5। कितने 4 BHK? 35। तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एरे होता है फॉर डिस्क्रीट। जब हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे कहते हैं फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल, और जब डिस्क्रीट वेरिएबल को क्लासिफाई करते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी एरे। दिस इज द मेन डिफरेंस। और एक पढ़ लेते हैं बाईवेरिएट डेटा, ठीक है। इसका अपोजिट होता है यूनिवेरिएट डेटा, ठीक है। बाईवेरिएट डेटा क्या होता है? जब हम डेटा को
दो कैरेक्टरिस्टिक में आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे कहते हैं बाईवेरिएट। जब हम डेटा को सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक में आइडेंटिफाई करते हैं उसे कहते हैं यूनिवेरिएट। ठीक है, अभी हमने डेटा को क्या देखा था, यहाँ पे सिर्फ इनकम के उससे क्लासीफाई किया था या मैथ्स के मार्क्स से क्लासीफाई किया था। जब हम डेटा को मैथ्स और साइंस दोनों के मार्क्स से क्लासीफाई करेंगे तो उसे कहेंगे बाईवेरिएट डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इज बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल, sales and advertisement expenditure of 20 companies, sales and advertisement expenditure of 20 companies, value of sales in different column, हर कॉलम में क्या दिया है, वैल्यू ऑफ सेल्स, मतलब ये वैल्यू ऑफ सेल्स है। ठीक है, मैंने लिखा भी है सेल्स। वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इन डिफरेंट रोज, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 62 टू 64, 64 टू 66, ये भी लैक्स में है कि कितना सेल्स है, 115 लैक्स टू 125 लैक्स, 62 लैक्स टू 64 लैक्स, ये भी डेटा लैक्स में। ठीक है, तो दो कंपनीज कितनी है, 20 फर्म्स हैं टोटल, तो उनका हमने डेटा निकाला है कि किसका डेटा, किसके एक्सपेंडिचर इसमें है, उनकी सेल कितनी है। ठीक है, कितने ऐसे फर्म है जिसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 62 लाख टू 64 लाख और उनका रेवेन्यू है या सेल है 115 लाख टू 125 लाख। दो फर्म ऐसी हैं। कितनी फर्म ऐसी हैं जिनका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 62 लाख टू 64 लाख और सेल है 125 लाख टू 135 लाख। एक फर्म ऐसी है। कितनी फर्म ऐसी हैं जिनका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 62 लाख टू 64 लाख है और सेल्स 135 लाख टू 145 लाख। कोई भी ऐसी फर्म नहीं है, तो वहाँ पे हमने डेटा नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, दो वेरिएबल में हमें डेटा मिल जाता है। तो हम ऐसे डेटा को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर भी हमने टोटल कर दिया, इधर भी टोटल, दोनों का टोटल क्या आएगा 20, क्योंकि ये ऐसे हम टोटल करेंगे तब भी नंबर ऑफ फर्म 20 आएंगी, ऐसे टोटल करेंगे नंबर ऑफ फर्म्स 20 आएंगी। ठीक है, सिंपल है ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, कौन सी फर्म ऐसी है जिसका एडवर्टीजमेंट फर्म एक्सपेंस इतना है, उस और उसकी सेल कितनी है, इतनी। ठीक है, तो इसमें से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी हुई। ठीक है, एक मॉडरेट हम वैल्यू ले लेते हैं। तो ये इस तरह के डेटा को कहते हैं हम बाईवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा का तो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, वो यूनिवेरिएट डेटा के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो ये सब तो था इस चैप्टर में। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, आज क्या कंक्लूड किया जाएगा। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज आर रॉ और अनक्लासिफाइड डेटा। ठीक है ना, एंड वंस द डेटा आर कलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई देम फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स order in the data. The chapter enable you to know how data can be classified through frequency distribution in a comprehensive manner. Once you know the technique of classification, it will be easy for you to construct a frequency distribution both for continuous and discrete data variables. ठीक है ना, तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। तो होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए और कुछ है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कीजिए। हैव अ गुड डे।